गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है काल की परिभाषा, भेद और उदाहरण। अब यहाँ हम सबसे पहले काल की परिभाषा को देखेंगे। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस रूप से क्रिया के होने से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे उदाहरण यदि हम देखें, पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मेरी दादी ने मुझे स्केट्स दिए थे। आज मेरे जन्मदिन पर दीदी मेरे लिए घड़ी खरीद रही है। अगले साल में मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा कहीं बाहर ले जाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय में हो रही हैं। इस प्रकार से क्रिया के समय दर्शाने को ही काल कहते हैं। तो हमें यहाँ यह पता चलना चाहिए जब हम वाक्य देखें कि यह क्रिया कब हो रही है, और वो जब हो रही है तो उस काल को बता रही है। अगर पिछले साल की बात हो रही है, अगर हम देखें तो इस क्रिया में पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मेरी दादी ने मुझे स्केट्स दिए थे। तो यानी कि जो भी क्रिया हो रही है वो पिछले साल पहले हो चुकी है, लेकिन आज मेरे जन्मदिन पर दीदी मेरे लिए घड़ी खरीद रही है। यहां भी क्रिया है, दीदी घड़ी खरीद रही है, लेकिन आज आज खरीद रही है। वो पहले की बात थी, ये आज की बात कर रहे हैं। लेकिन अगले वाक्य में, अगले साल मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा कहीं बाहर ले जाएंगे, यानी एक और बात हो रही है, यानी अगले साल की। एक पिछला साल था, एक अभी है और एक अगला है। यानी अगले साल मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा कहीं बाहर ले जाएंगे। इसका मतलब तीनों बातें अलग अलग समय पर हो रही हैं। क्रिया हो रही है लेकिन अलग अलग समय पर हो रही है। पिछले साल, एक पिछले साल की बात थी, पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मेरी दादी ने मुझे स्केट्स दिए। आज मेरे जन्मदिन पर मेरी दीदी ने मेरे लिए घड़ी खरीदी है। क्रिया हो रही है लेकिन अलग अलग समय पर हो रही है। इसी समय को दर्शाने के लिए हम काल कहते हैं। अब हम काल का और भी उदाहरणों के साथ वर्णन करेंगे। उदाहरण के तौर पर वाक्य में मैं खाना खा चुका हूं को लिया जा सकता है। इस वाक्य में मैं क्या है? कर्ता है, खाना क्रिया है, एवं चुका हूं द्वारा यह दर्शाया गया है कि यह क्रिया भूतकाल में क्रियान्वित की जा चुकी है। काल क्रिया के लिए जाने के समय को दर्शाता है। मैं खाना खा चुका हूं, कर्ता अपनी क्रिया कर चुका है। मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खाऊंगा। इन तीनों ही वाक्य में कर्ता एवं क्रिया एक ही है, लेकिन किए जाने का समय अलग अलग है। अलग अलग समय पर वो कार्य
किया जा रहा है, वह समय चुका है, रहा एवं खाऊंगा के कारण पता चल रहा है। इन सभी शब्दों के माध्यम से ये पता चल रहा है ये काम कब हो रहा है। जिस प्रकार यहाँ पर क्रिया को तीनों कालों में किया गया है, उसी प्रकार काल के भी तीन भेद हैं। तीन भेद किस प्रकार से हैं, अब हम इन्हें देखेंगे। काल के भेद, काल के भेद इस प्रकार से हैं, टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंस बोलते हैं इन्हें। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीन प्रकार के काल। अब इन कालों के विषय में हम एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है भूतकाल। अब जब भूतकाल की बात हो रही है तो भूतकाल को दो शब्दों के मेल से बना है, भूत और काल। भूत का अर्थ होता है बीत गया, और काल को कहा जाता है समय, अर्थात जो समय बीत गया हो। तो भूतकाल को कहेंगे जो समय बीत चुका है, उसे हम भूतकाल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, यह वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय में यानी भूत क्रिया का होना पाया जाता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि क्रिया कब हुई है, उसका समय क्या है। समय का जब बोध होता है हमें, वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग किया गया और उसके उस वाक्य से हमें ये पता चल रहा है कि ये तो पहले बीते हुए समय की बात हो रही है, बीते हुए समय पर ये क्रिया की गई है, तो फिर हम उसको भूतकाल का नाम देते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। जब भी हम भूतकाल की बात करते हैं तो हम वाक्य के अंत में था, थे, थी का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो रमेश पटना गया था। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था। राम ने रावण का वध किया था। यानी ये चीजें हो चुकी हैं, बीत गई हैं। रमेश पटना गया था, पहले गया होगा। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, यानी पहले पढ़ता था। राम ने रावण का वध किया था, पहले किया था, यानी बीत चुका है, भूतकाल की बातें हैं। तो यहाँ ये उदाहरण हमें दिखा रहे हैं कि हम भूतकाल की बात कर रहे हैं। अब भूतकाल के भी बहुत से प्रकार हैं। भूतकाल में हम बात करें तो इसके प्रकार सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु, हेतु मद भूतकाल। तो फिर यहाँ पर हम सबसे पहले सामान्य भूतकाल की बात करेंगे। सामान्य भूतकाल जब क्रिया के होने की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है। सामान्य रूप से बीते हुए समय में किस प्रकार से वो हमारी क्रिया
होती है, उसमें हम ये देखते हैं कि किंतु जिससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, वहां सामान्य भूत होता है। इस दौरान हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में यह कार्य किस समय किया गया है, और जिन वाक्यों में के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आए हैं, वे सामान्य भूतकाल होता है। नेताजी ने भाषण दिया, यानी वाक्य के अंत में आ। अकबर ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी, ई। कुसुम घर गई, ई। तो इन वाक्यों के अंत में यदि इस तरीके के शब्द आ रहे हैं तो फिर वो सामान्य भूतकाल कहलाएगा। अब हम आसन्न भूतकाल की बात करते हैं। आसन्न का अर्थ होता है निकट। जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप में हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूं, कमल गया है। यानी इनसे पता चल रहा है कि अभी काम अभी अभी हुआ है। तो फिर जो काम अभी अभी हुआ है, अभी निकट में ही होकर खत्म हुआ है, तो फिर ये आसन्न भूतकाल कहलाएगा। फिर हम बात करें आसन्न भूतकाल के बाद पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कार्य के पूर्ण होने के स्पष्ट बोध को, यानी पूरी तरीके से हमें पता चल गया है कि ये काम हो चुका है, तो फिर पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि आते हैं, वो पूर्ण भूतकाल होता है। वरुण ने कहानी लिखी थी, यानी पूर्ण हो चुकी बात। राम ने खाना बनाया था, पहले बनाया था यानी बन चुका। हम घूमने गए थे, पहले जा चुके हैं। यहाँ फिर हम पूर्ण भूतकाल की बात कर रहे होते हैं। तो हमें इस कार्य से ही पता चल जाता है कि ये कार्य हो चुका है। अब अगर हम अपूर्ण भूतकाल की बात करते हैं तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से जारी रहा, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था,
रही थी, रहे थे, आदि आते हैं, वे अपूर्ण भूतकाल होते हैं। मोहन मैदान में घूम रहा था। अपूर्ण है, हो सकता है कि अभी भी घूम रहा हो। वह हॉकी खेल रहा था। अभी भी हो सकता है कि जारी हो। सुनील पढ़ रहा था। जब हम कभी कभी किसी बात में इस तरीके से बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पूर्ण रूप से बात खत्म नहीं हुई है, हो सकता है अभी जारी हो। भूतकाल में ये काम चल रहा था, लेकिन आगे आते आते हो सकता है अंत में भी चल रहा हो, खत्म ना हुआ हो। लेकिन जब हमने देखा तो वो घूम रहा था, खेल रहा था, पढ़ रहा था। देखा हमने पहले, लेकिन अभी हम बता नहीं सकते पूरी तरीके से वो काम हो चुका है या नहीं हुआ, यानी अपूर्ण भूतकाल है। तो फिर हम यहाँ जो काम नियमित रूप से आगे जारी रहा उसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। अब हम संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या करे हुए कार्य पर संदेह प्रकट किया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, घी आदि आते हैं वे संदिग्ध भूतकाल होते हैं। उदाहरण के तौर पर, तू गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी। यहाँ संदिग्ध है, यानी काम पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, हमें उसमें संदेह प्रकट हो रहा है कि ये काम हुआ भी है या नहीं हुआ, तो इसमें हमें संदेह है। तो यहाँ हम गा, गी, गे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं वाक्यों में। तो फिर हमें लगने लगता है कि कुछ संदिग्ध बात है तो भूतकाल की, लेकिन संदिग्ध भूतकाल की बात है। अब संदिग्ध भूतकाल के बाद हेतु, हेतु मत भूतकाल, यानी हेतु का अर्थ है कारण। जहां भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में किया गया हो, वहां हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सका। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुआ नहीं, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। अब यदि इसके हम उदाहरणों को देखें तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ पर कोई कारण है जिससे कि कोई काम नहीं हुआ है, तो होने वाला था भूतकाल में लेकिन किसी कारण से ना हो सका। अगर
यदि हम इस काम को देखकर पता लगा रहे हैं, हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि यदि हम कह सकते हैं यदि वर्षा अच्छी होती, तो फसल अच्छी होती। पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले जो काम हुआ नहीं, कोई कारण हो गया, तो फिर अभी भी वो काम रह गया। यदि मैं आता, तो वह चला जाता। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता, तो वह अवश्य आता। तो इस तरीके से कोई ना कोई कारण है जिससे कि वो काम नहीं हुआ। होना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश वो कार्य नहीं हुआ। तो हम इसे कहेंगे हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु का अर्थ कारण से लिया गया है। अब हमने यहाँ भूतकाल के बहुत सारे भेद देखे। अब हम भेद देखेंगे वर्तमान काल के। वर्तमान काल में भी सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो अब इस तरीके से हम एक एक वर्तमान काल का वर्णन करेंगे। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप, कार्य का पता ही नहीं चल रहा है कि पूरा हुआ नहीं हुआ, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में हम जिस क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है, जो कि इस समय हो रहा है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि आते हैं, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। गरिमा कविता लिखती है, तो हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं कि कविता लिखती है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, यानी उड़ रही है या उड़ रही होगी, तो चिड़िया आसमान में उड़ती है, सामान्य सी बात है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, गरिमा कविता लिखती है, तो ये एक सामान्य तौर पर कहा जा सकता है। परंतु यदि हम सामान्य से हटकर अपूर्ण वर्तमान काल को देखें, तो हमें यहाँ पता ही नहीं चल रहा, तो कार्य अपूर्ण है। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि आते हैं, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब इसमें हम उदाहरण देखेंगे। श्याम गेंद खेल रहा है। श्याम गेंद खेल रहा है, तो यानी वर्तमान काल में
वो काम हो रहा है, अधूरा है, अभी खेल रहा है। वह घर जा रहा है, घर अभी पहुंचा नहीं, अभी जा ही रहा है। अनीता गीत गा रही है, काम यानी कि चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। तो यहां लगातार होने का पता चलता है, कार्य चल रहा है, इसका हमें पता चलता है। अगला फिर हम पूर्ण का देखें तो पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है, काम हो चुका है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इससे हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है। उदाहरण के लिए, मैंने फल खाए हैं, यानी फल खा रही थी और वो पूरे खा चुकी है, मैंने फल खाए हैं। उसने गेंद खेली है, वह आया है, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल में ये बात हो रही है। हमें कार्य की पूर्णता का पता चल रहा है, पूर्ण रूप से कार्य हो रहा है। अब यहां हम संदिग्ध वर्तमान काल की बात करें। संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से वर्तमान का काल क्रिया के होने या करने पर शक हो, संदिग्ध, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आते हैं, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी, यानी कि हमें संदेह है, हम केवल कह रहे हैं कि माँ खाना बना रही होगी, पूर्ण रूप से हम उस चीज को नहीं जानते, तो हम ये कह देते हैं कि माँ खाना बना रही होगी, यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल है। वर्तमान काल में बना रही होगी, तो इससे फिर हम वाक्य में रही होगी से खाना बनाने के कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया, उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है। अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल कहलाया जाएगा। अब संदिग्ध वर्तमान काल के बाद तात्कालिक वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसमें तात्कालिक वर्तमान काल में इसमें बोलते समय क्रिया का व्यापार चलता रहता है, इसमें इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता, चल रहा है काम, तात्कालिक वर्तमान काल है, वर्तमान में हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रही है, काम हो रहा है, तत्काल में ये काम हो रहा है। हम कपड़े पहन रहे हैं, इसका मतलब काम चल रहा है, काम हो रहा है, वर्तमान में ये काम हो रहा है, तो तात्कालिक वर्तमान काल कहलाएगा। अगला आता है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले, उसे सामान्य भविष्य काल,
सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। जैसे संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। संभाव्य वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की संभावना हो, इससे वर्तमान काल में कार्य के पूरे होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो, वह चलता हो, इसमें संभावना है कि वो आया भी हो सकता है, नहीं भी आया हो सकता है, लौटा है या नहीं लौटा है, या चल रहा है या नहीं चलता है। तो यहाँ हम संभाव्य वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। संभाव्य वर्तमान काल के बाद हमारा यहाँ वर्तमान काल खत्म हो जाता है। अब हमारा भविष्य काल शुरू होगा। अब भविष्य काल में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले, उसे भविष्य काल कहते हैं। इसे आगे आने वाले समय का पता चलता है। जिन वाक्यों में के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं, वे भविष्य, दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप में काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो, उसे भविष्य काल, भविष्यत काल कहते हैं। इसका उदाहरण हम इस तरीके से देख सकते हैं। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, यानी कि जाएगा, कल जाएगा। ना वो जा चुका है, ना वो जा रहा है, जाएगा इसका मतलब भविष्य में जाएगा। कार्य होगा, अभी भविष्य में होगा। खाना बहुत देर में बन जाएगा, कुछ देर में बन जाएगा, इसका मतलब भविष्य में बन ही जाएगा। राजू देर तक पढ़ेगा, इसका तात्पर्य यह है कि अभी कुछ भी काम नहीं हो रहा, अभी काम होगा भी नहीं, आगे कभी होगा, तो फिर ये भविष्य काल कहलाता है। अब भविष्य काल के भी भेद हैं। ये 3 भेद भविष्य काल के हैं। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतुम भविष्य काल। अब इसमें पहला हम देख रहे हैं कि सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के अंत में एगा, एगी, एगे आदि आते हैं, उन्हें सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इससे क्रिया के भविष्य में होने का पता चलता है। जैसे वह खाना खाएगी, अभी उसने खाया नहीं है और खा भी नहीं रही है, खाएगी, तो यानी भविष्य में कभी खाएगी। बच्चे खेलने जाएंगे, अभी गए नहीं हैं, बच्चे जाएंगे, तो इसका मतलब ये कार्य भविष्य में होगा।
अभी नहीं हो रहा है। वह घर जाएगा, अभी घर गया भी नहीं है, अभी घर जा भी नहीं रहा है, जाएगा। अब कोई पता नहीं है कि वो कब जाएगा, बस वो घर जाएगा। तो यहाँ एक तरह से सामान्य भविष्य काल हमें नजर आ रहा है। दीपक अखबार बेचेगा, अभी नहीं कुछ बेच रहा है, वर्तमान में भी नहीं है, वो बेच भी नहीं चुका है, अब बेचेगा। तो यहाँ पर सामान्य भविष्य काल कहा जाएगा। सामान्य भविष्य काल के बाद है संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें क्रिया का निश्चित पता नहीं चलता, इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है। कई ऐसे शब्द हैं जिनके प्रयोग से हमें पता चल जाता है कि ये कार्य कब हुआ है, कब हो रहा है, कब होगा। तो इस चीज का पता हमें भविष्य से चल सकेगा। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, चोर को पकड़ना तो है लेकिन शायद पकड़ा जाए या नहीं, तो इसमें थोड़ा हमें संदेह है। हम एक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो। तो यहाँ हम संभाव्य भविष्य काल की बात कर रहे हैं। अच्छे अंक आगे आएंगे तो उसकी संभावना कर सकते हैं कि भविष्य काल में शायद ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के भविष्य में होने की संभावना है। तो हम यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल को इन वाक्यों के अनुसार देख सकते हैं। अब हेतु 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 हेतुम द विषय विषय भविष्य का, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतुम भविष्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। पहले भी भूतकाल में इस तरीके का था, हेतुम हेतुम भविष्य काल भूतकाल। ऐसे ही इसमें भी है कि वो काम किसी और क्रिया पर निर्भर होता है। दो वाक्य होंगे, दोनों में अलग अलग क्रिया है और एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है कि यदि अच्छी वर्षा हुई होती तो अच्छी फसल होती। ये हमारा भूतकाल में हेतु हेतु भूतकाल था। लेकिन यदि हम भविष्य काल की बात कर रहे हैं तो हम आगे की बात करेंगे। इसके उदाहरण में यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि हम भविष्य की बात कर रहे हैं कि आगे यदि छुट्टियां हुई तो मैं आगरा जाऊंगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। एक काम दूसरे पर निर्भर है, लेकिन कब? भविष्य में। तो यहां फिर हेतु हेतु भविष्य काल होगा। वह आए तो मैं जाऊंगा, अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा। तो भविष्य में वह आएगा तो फिर मैं जाऊंगा। तो यहाँ जितने भी हमारे वाक्य हैं सब भविष्य में होने वाले हैं और दो दो क्रियाएं हैं जो कि आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। वह कमाए तो मैं खाऊं,
वो कमाएगा तो मैं खाऊंगा, अगर उसने नहीं कमाया तो फिर खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो वाक्य हैं, ये हेतु हेतु भविष्य काल पर निर्भर है। दो क्रियाएं दोनों एक दूसरे पर निर्भर होंगी। तो इस तरीके से हमारा ये जो भविष्य काल है वो भी यहाँ समाप्त होता है, क्योंकि इसके तीन भेद थे: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु भविष्य काल। अब हमारे यहाँ पर भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल, भविष्य काल, हमने इन तीनों कालों को एक पूरे इसके बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन करके हमने इसको पूर्ण रूप से पढ़ा। इसके उदाहरण भी देखे, इसके भेद भी देखे, इसके हमने उदाहरणों से बहुत कुछ जानकारी भी प्राप्त की और हमें ये पूरी तरीके से समझ में आ गया है और आप लोगों को भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इस विषय को यहीं समाप्त करते हुए हम इस विषय के अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आपकी नज़र डालेंगे। इन बिंदुओं से, इन रेफरेंसेस से आप और अधिक काल की परिभाषा, उनके भेद, उदाहरण, इन सब के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इस विषय के अंत में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे कहते हैं। जिस रूप से क्रिया के होने का बोध, होने के समय का बोध हो, यानी वर्तमान काल या काल या भूतकाल या भविष्य काल, इसका सही उत्तर है काल। काल से हमें समय का बोध होता है। अब दूसरा प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद हैं? 5, 3, 2, 6। भूतकाल के 6 भेद हैं। अगला प्रश्न है, काल का तात्पर्य है कल से, अवधि से, समय से, मृत्यु से। यहाँ काल का तात्पर्य समय से लिया गया है। आसन्न का अर्थ है, आसन्न का क्या अर्थ है? आसन्न का अर्थ है समीप, निकट, समाप्ति, मृत्यु या पूर्ण। तो यहाँ आसन्न का मतलब है समीप या निकट। सही उत्तर है इसका समीप या निकट। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बच्चों ने खाना खाया। बच्चों ने खाना खाया वाक्य में काल कौन सा है? आसन्न भूतकाल, आसन्न सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल? इसमें इसका सही उत्तर है सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य ने भाषण दिया। वाक्य में काल कौन सा है? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल? इसका भी सामान्य भूतकाल ही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अर्पित ने मैच जीत लिया होगा। वाक्य में काल है सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या आसन्न भूतकाल? इसका सही उत्तर है संदिग्ध भूतकाल। यानी भूतकाल की बात हो रही है लेकिन संदिग्ध है। अर्पित ने मैच जीत लिया होगा, इसका हमें पता नहीं है, संदिग्ध बात है।
अगला प्रश्न है, प्रशांत खेल रहा है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। इसका सही उत्तर है अपूर्ण वर्तमान काल। इसका सही उत्तर यही है। अब आगे प्रश्न है अगला, रेखा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। वाक्य में काल, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, आज्ञार्थ भविष्यकाल। सही उत्तर है सामान्य भविष्यत काल। अगला प्रश्न, युद्ध होता तो गोलियां चलती। युद्ध होता तो गोलियां चलती। उपर्युक्त वाक्य में काल है आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल। सही उत्तर है हेतु हेतु मत भूतकाल। यहाँ हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। आज का हमारा विषय काल की परिभाषा, भेद और उदाहरण यहीं समाप्त होता है। अगला विषय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।